नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी लगातार अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसको अच्छे से चलाइए, क्योंकि अब समय आ गया है जब तर्कस से तीर को बाहर निकालना है और मछली की आँख के ऊपर निशाना साधना है। अब समय चूके तो फिर मौका चूकेंगे, और एक बार मौका चूके इसका मतलब आने वाले 3 से 4 साल खराब करना। इसलिए साथियों, तैयारी को जोरों पे रखो, परवान पे रखो, सबसे बढ़िया लेवल पे रखो, जिससे जो हमारी एग्ज़ाम आने वाली है उस एग्ज़ाम को हम क्या कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ और हमारी सीट को फिक्स कर पाएँ। दोस्तों, मुझे जानते हो, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार जांगेड़ आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपके साथ हूँ। साथियों, अगर अनअकैडमी का लाइव कोर्सेज आप परचेज करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलती है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीजेज मिलती है, क्विजेज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको वहाँ मिलते हैं। जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जितनी भी क्लासेस ली जाती है सारी क्लासेस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ डाउनलोड, टेस्ट सीरीज और अच्छा गाइडेंस, सब कुछ चीज़ें आपको मिलती है। साथियों, समझ गए आप बात को? अब देखिए आगे, अगर हम अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपको दो फायदे होंगे। साथियों, एक फ़ायदा क्या होगा, आरपीएससी सेक्शन में जाके आप मुझे, अपने दोस्त विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए, जिससे राजस्थान ज्योग्राफी के लगने वाले जो टेस्ट हैं, टेस्ट जैसे कल एक राजस्थान ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगा था, वो आपने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया हो तो आप यहाँ जाकर दे लीजिएगा उस टेस्ट को, जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी तैयारी का लेवल कम तो नहीं है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 12th मंथ के लिए 58% का डिस्काउंट है, 24 मंथ के लिए 75% का डिस्काउंट है, यानी 350 रुपये महीने में आप अनलिमिटेड लाइव एक्सेस 2 साल के लिए अनअकैडमी से ले सकते हैं। और साथियों, अगर आप विष्णु 10 कोड का यूज करेंगे, यानी ये आपके दोस्त का कोड है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, ये तो हुई अनअकैडमी की बात। अब हमारी बात करते हैं स्टडी की। हम देख रहे थे राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी बात कर रहे थे। और उस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हमने हमारा जो अरब सागर का अफवाह तंत्र था, जो अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र था, और जो तीसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र था, वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, कल हमने बात करी थी कि चूरू और बीकानेर दो ऐसे ज़िले हैं राजस्थान में जहाँ पर कोई नदी नहीं है। क्यों नदी नहीं है? एक तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है, दूसरा जब बारिश नहीं हुई उसकी वजह से क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र का विकास ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ कोई नदी नहीं है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। सबसे ज़्यादा नदियों वाला डिवीजन यानी संभाग कौन सा है? कोटा है। बारहमासी नदियाँ कौन सी है? चंबल है और माही है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी गग्गर है। दक्षिण राजस्थान की माही है। पश्चिम राजस्थान की लूनी है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की चंबल है। और पूर्वी राजस्थान की बनास सबसे लंबी नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बनास है। इसकी चर्चा हमने कल कर ली। राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी का नाम कांतली है, और भारत में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी का नाम गग्गर है। साथियों, इसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। आइए कुछ और चर्चा करते हैं आज, और इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। साथियों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बनास। राजस्थान से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? चंबल। साथियों, याद रखना है, टोटली राजस्थान में फ्लो होने वाली नदी तो है बनास, और राजस्थान से होकर गुजरने वाली यानी जो राजस्थान से पहले भी किसी राज्य में है और राजस्थान से बाद भी किसी राज्य में है, ऐसी नदी हमारे पास में एक है जिसका नाम है चंबल, जो कि एमपी से आती है, राजस्थान में आती है, उसके बाद में यूपी में एंटर करती है। तो ये चंबल नदी राजस्थान से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम क्या है? चंबल। साथियों, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अफवाह क्षेत्र के अनुसार जो बड़ी नदियां हैं, देखो लंबाई में नदियां लंबी होती है, जबकि ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो उसमें नदियां लंबी नहीं बड़ी होती है। बड़ी का मतलब क्या है कि ये एक नदी है और ये इसकी सहायक नदी है, हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो एरिया हुआ
इसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, यानी अपवाह क्षेत्र। तो इसके अनुसार कि कितना बड़ा एरिया है, तो अगर सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र की बात करें तो बनास का है, उससे कम लूनी का है, उससे कम चंबल का है और उससे कम माही का है। यानी ये शुरू की टॉप 4 नदियां हैं ड्रेनेज बेसिन में अपवाह क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदियां। आप याद कैसे रख सकते हो, BLCM यानी बाबूलाल चीफ मिनिस्टर बन गया। कैसे याद रख सकते हो, बाबूलाल चीफ मिनिस्टर बन गया, यानी B फॉर बनास, L फॉर लूनी, C फॉर चंबल और M फॉर माही। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम सेंटर्स में मिल सकता है, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर पूछे आपसे लंबाई के अनुसार राजस्थान की लंबी नदियाँ कौन सी है, तो साथियों अपवाह क्षेत्र के अनुसार आपने देखा था BL बाबूलाल CM बन गया। इसे उल्टा कर दो, CM बन गया बाबूलाल, C फॉर चंबल, M फॉर माही, B फॉर बनास और L फॉर लूनी। चंबल का जो लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर। कितना है, 1051 किलोमीटर। नई लंबाई है, सैटेलाइट के माध्यम से ली गई है। माही की है 576 किलोमीटर, ठीक है। बनास की है 512 किलोमीटर और लूनी की है 495 किलोमीटर। एक एक नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी है, राजस्थान से बाहर कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, इन सब की चर्चा हमने बखूबी कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है साथियों। तो ये जो हमारे 2 प्रश्न थे कि अपवाह क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदियाँ और लंबाई के अनुसार सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल गया है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखो कुछ कन्फ्यूजन, यानी कुछ नदियाँ ऐसी है जो समान समान लगती है। समान समान कैसे लगती है कि गंभीर नदी और गंभीरी नदी, अगर ध्यान से नहीं सुना तो दोनों नदियाँ एक ही सुनाई देगी। और एग्जाम सेंटर में तो विशेष रूप से गंभीरी पूछ रहा है लेकिन गंभीर पढ़ लेंगे, गंभीर पूछ रहा है लेकिन गंभीर ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम सेंटर का प्रेशर होता है, आपकी गलती नहीं है। तो इसको यहीं पर रिलीज कर देते हैं प्रेशर को। साथियों गंभीर नदी तो यमुना की सहायक नदी है। आपको पता है गंभीर नदी जो है करौली की सपोटरा तहसील से निकलती है और यमुना में मिलती है। तो ये तो क्या हुई, उत्तरी राजस्थान की या उत्तर पूर्वी राजस्थान की या पूर्वी मैदान की नदी हुई। जो गंभीरी नदी है ये मध्य प्रदेश से आती है, निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है और उसके बाद में बेड़च नदी में चित्तौड़ के अंदर मिलती है, जहाँ पर गोसुंडी बांध बना हुआ है, गोसुंडा बांध। और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। पता लगे आपको, यानी गंभीर नदी का संबंध किससे है, यमुना नदी से, और गंभीरी नदी का संबंध किससे है, बेड़च नदी से। यानी गंभीर नदी का संबंध कौन से जिले से है, करौली धौलपुर से है, और गंभीरी नदी का संबंध कौन से जिले से है, चित्तौड़गढ़ से है। ध्यान रखना, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, सीप नदी जो है साथियों चंबल की सहायक नदी है। सीप नदी याद करो, एक तरफ से चंबल आती है, एक तरफ से बनास आती है, एक तरफ से सीप नदी आती है और रामेश्वरम धाम में मिलकर सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। इसी तरह से जो सीपू नदी है ये पश्चिमी बनास की नदी है, यानी सीप नदी चंबल से संबंधित है और जो सीपू नदी है ये पश्चिमी बनास से संबंधित है। नंबर 3, आपको मैंने बताया चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। और साथियों काली सिंध जो है देवास मध्य प्रदेश से आती है, झालावाड़ में बहती है और झालावाड़ में बहकर आहू नदी काली सिंध में मिलती है और काली सिंध जो है कोटा के पास जाकर चंबल में मिलती है। यानी काली सिंध जो नदी है चंबल की सहायक नदी है, जबकि जो काली सील है ये बनास की सहायक नदी है। काली सील जो है बनास की सहायक नदी है, तो इसका ध्यान रखना, काली सिंध नदी चंबल की सहायक है और काली सील बनास की सहायक है। साथियों पार्वती नदी जो चंबल में मिलती है, साथियों मैंने आपको बताया था कि चंबल की सहायक नदियाँ नीचे से देखें तो पहली जो सहायक नदी है काली सिंध है, उसके जस्ट साउथ में जो है हमारे आऊ है, उसके ऊपर परवन है, उसके ऊपर एक नदी आ रही है जो 12 में बहती हुई आगे बढ़ती है और उसका नाम है पार्वती नदी जो कि चंबल की सहायक है। लेकिन साथियों पार्वती 2 जो है आपके गंभीर नदी की सहायक है जो कि करौली की सपोटरा तहसील से बहती है, वो गंभीर नदी की सहायक है। यानी पार्वती तो चंबल की सहायक है और पार्वती जो है गंभीर नदी की सहायक है और पार्वती बांध जो है आपके धौलपुर में बना हुआ है। ऐसे ही हम आगे चलें, सूकली नदी और सूखड़ी नदी। सूकली नदी का संबंध पश्चिमी बनास से है और सूखड़ी नदी का संबंध लूनी से है। यानी कहने का मतलब ये है कि सूकली नदी जो है पश्चिम बनास की सहायक नदी है और सूखड़ी जो नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। ध्यान रखना दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट देखो,
नंबर 6, रूपा रेल और रूपनगढ़। रूपा रेल नदी अलवर में बहती है मेरे प्यारे मित्रों, जबकि रूपनगढ़ नदी जो है वो अजमेर में बहती है। और अजमेर में बहकर इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे राजस्थान का सगुण संप्रदाय निम्बार्क तीर्थ स्थल स्थित है। उसके बाद में ये नदी सांबर झील में गिरती है और इसी को बोलते हैं रूपनगढ़ नदी, जिसका संबंध अजमेर से है। और जो रूपा रेल नदी है वो हमारे राजस्थान के सिंह द्वार, जहाँ पर सिलीसेट झील स्थित है, काकनबाड़ी का पठार स्थित है, हमारे सरिस्का अभयारण्य स्थित है, ये वहाँ पर बहती है रूपा रेल नदी। नंबर 7 की बात करें तो साथियों, काकनी नदी का संबंध जैसलमेर से है। कोटरी गांव से निकलती है, उसके बाद में बुज झील का निर्माण करती है, ये जैसलमेर में है। जबकि कांतली नदी का संबंध किससे है? तोरावाटी क्षेत्र से है। कांतली जो नदी है ये हमारे खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में सीकर में बहती है, झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है जो कि सीकर में है और ताम्र जननी के नाम से जानी जाती है। और जो हमारा झुंझुनू है यहाँ पर सुनारी सभ्यता है। इस क्षेत्र में पहले तंवर वंश का शासन था, इसलिए इसे तोरावाटी कहा गया। और तोरावाटी में मुख्य रूप से 2 जिले, एक का नाम है सीकर और एक का नाम है झुंझुनू, इसमें शामिल है। यानी कांकनी नदी का संबंध जैसलमेर से है और कांतली नदी का संबंध तोरावाटी क्षेत्र से है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। साथियों, पश्चिम बनास नदी कहाँ पर मिलती है? छोटे कच्छ के रण में मिलती है। लेकिन बनास नदी कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। कैसे जाती है बंगाल की खाड़ी में? पश्चिम बनास तो सीधी निकलती है, ठीक है, और उसके बाद में हमारे जो गुजरात का बनासकांठा जिला है वहाँ पर एंटर होती है राजस्थान से गुजरात, और उसके बाद में लिटिल कच्छ के रण में एंटर हो जाती है। जबकि बनास नदी का उद्गम हमारे राजसमंद से होता है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। सवाई माधोपुर में किसमें मिलती है? रामेश्वरम नामक स्थान पर, चंबल में। फिर चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में, गंगा मिलती है ब्रह्मपुत्र में, और अंतिम रूप से कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये जो मैंने आपको कन्फ्यूजन नाम बताए हैं, इनका विशेष रूप से ख्याल रखना। एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल इसी चैनल के ऊपर विष्णु कुमार के साथ में आपको ये चीज़ें मिलती रहेगी। साथियों, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा कई बार पूछा जाता है कि नदियों के किनारे कौन कौन से सेंचुरीज यानी अभयारण्य स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों के अंदर फैला हुआ है, और ये क्या है? चंबल नदी पर है। और इसी चंबल अभयारण्य के अंदर घड़ियाल रहते हैं। क्या रहते हैं? एलिगेटर्स, घड़ियाल। उसके बाद में इसी नदी के ऊपर जो है ऊद बिलाव रहते हैं। ऊद बिलाव मैंने आपको पढ़ाया था, फोटो दिखाई थी। और इसी नदी के ऊपर गंगा जो डॉल्फिन है वो भी इस नदी के अंदर पाई जाती है। साथियों, बात समझ गए आप? तो देखिए, घड़ियाल, ऊदबिलाव और गंगा डॉल्फिन, इन तीनों का संबंध किससे है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से है। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्या है? नेशनल पार्क नहीं है, ये सेंचुरी है यानी अभयारण्य है, जो कि MP, UP और राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट, जवाहर सागर अभयारण्य, नाम जानते हो, जवाहर सागर डैम है हमारे कोटा में है। इससे 99 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। और यह कोटा में है और ये चंबल नदी पर है, और यहाँ पर घड़ियाल और ऊद बिलाव का संरक्षण होता है इस अभयारण्य में, ठीक है। अभयारण्य है, नेशनल पार्क नहीं है। तीसरा है बस्सी अभयारण्य। साथियों, बस्सी अभयारण्य, बस्सी एक जयपुर में है, एक बस्सी चित्तौड़ में है। ध्यान रखना, बस्सी एक जयपुर में है, एक चित्तौड़ में है। तो ये कौन सा बस्सी है? जहाँ पर सेंचुरी यानी अभयारण्य है, चित्तौड़गढ़ में आपको पता है एक नदी है बामनी, और बामनी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है ओरई नदी। तो साथियों, बामनी और ओरई नदी की जो संगम है, इनके ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर बस्सी अभयारण्य है। यानी बस्सी अभयारण्य से कौन सी नदियां बहती है? बामनी और ओरई नदी। साथियों, ओरई परियोजना का संबंध किससे है? ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले से है। ओरई परियोजना का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट देखो, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। साथियों, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो है चित्तौड़गढ़ में है और बामनी और चंबल नदियों के संगम पर है। मैंने आपको बताया था कि बामनी और चंबल नदियों के संगम पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे हम बोलते हैं चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, वो इसी नदी के संगम पर है, बामनी और चंबल नदी। और ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग है? जो भैंसरोडगढ़ वाला भाग है, उस वाले भाग की बात है, और ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है फुलवारी की नाल अभयारण्य।
फुलवारी की नाल अभयारण्य ये उदयपुर में है और यहाँ पर मानसी, वाकल और सोम ये 3 नदियाँ बहती है। मानसी वाकल अभयारण्य उदयपुर में है और यहाँ से मानसी, वाकल और सोम ये 3 नदियाँ बहती है फुलवारी की नाल अभयारण्य से। नेक्स्ट है साथियों शेरगढ़ अभयारण्य। साथियों मैंने आपको बताया था परवन एक नदी है जो मध्य प्रदेश से आती है, 12 में एंटर करती है, उसके बाद में काली सिंध के अंदर मिल जाती है, यानी काली सिंध की सहायक नदी है। अंततः ये चंबल की सहायक नदी है, क्योंकि काली सिंध अंतिम रूप से किसमें मिलती है? चंबल में मिलती है। और इसी परवन नदी के किनारे 12 के अंदर शेरगढ़ अभयारण्य है और 12 में इसी परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग भी स्थित है। बात समझ गए? तो ये कुछ अभयारण्य थे जो इन नदियों के संगम पर है और एग्जाम में कई बार ये चीज़ें रिपीट होती है, इसलिए आप इनको अपने दिमाग में सेट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, राजस्थान में इम्पोर्टेंट रूप से 4 त्रिवेणी संगम है। एक का नाम है बेणेश्वर धाम, एक का नाम है बिंगोद भीलवाड़ा, एक का नाम है देवली टोंक और एक का नाम है रामेश्वरम सवाई माधोपुर। बेणेश्वर धाम के अंदर 3 नदियां मिलती है, सोम, जाखम और माही। और ये बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बिंगोद भीलवाड़ा में 3 नदियाँ मिलती है, एक का नाम है मेनाल, एक का नाम है बेड़च और एक का नाम है बनास नदी। और ये तीनों नदियाँ बिंगोद भीलवाड़ा में मिलती है, ये भी एक त्रिवेणी संगम है। तीसरा त्रिवेणी संगम है आपके देवली टोंक में। देवली टोंक में 3 नदियाँ मिलती है, एक बनास, एक खारी और एक डाई। ये तीनों नदियाँ देवली टोंक में मिलती है, यहाँ पर भी एक संगम है। और नंबर 4 जो हमारी त्रिवेणी संगम है ये सवाई माधोपुर में। यहाँ पर एक सीप नदी मिलती है, एक चंबल मिलती है और एक बनास मिलती है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। और साथियों इसी रामेश्वरम में एक रामेश्वरम भगवान का मंदिर है, यानी भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, बड़ा ही अच्छा मंदिर है, आप देख के आना कभी जाओ तो ये 4 हमारे त्रिवेणी संगम है। चारों का क्रम पूछा जा सकता है, चारों की नदियाँ पूछी जा सकती है, चारों के जिले पूछे जा सकते हैं, चारों के स्थान पूछे जा सकते हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं साथियों इन नदियों के किनारे कुछ हमारे फोर्ट भी है। राजस्थान तो दुर्गों के अंदर वैसे ही 1 नंबर है। तो देखो गागरोन दुर्ग जो है हमारे झालावाड़ में है और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। और क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, तो साथियों आपको किस पे टिक करना है? गागरोन के ऊपर टिक करना है कि राजस्थान का जो जल दुर्ग है वो क्या है? गागरोन। नंबर 2 जालोर के अंदर एक दुर्ग है जिसे हम बोलते हैं जालोर दुर्ग, जो कि सूखड़ी नदी के किनारे है। और सूखड़ी नदी जो है जालोर में बहती है, ये आप जानते हो। और इसके ऊपर बाकली बांध बना हुआ है, ये आप जानते हो, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जालोर दुर्ग सूखड़ी नदी के किनारे है। नंबर 3 चित्तौड़गढ़। साथियों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है आपको मैंने बता दिया है, ये गंभीरी नदी और बेड़च नदी। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश से आती है, निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है, उसके बाद में चित्तौड़ में ही बेड़च नदी में मिलती है, फिर गोसुंडा बांध का निर्माण करती है और उसके बाद में इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। आप जानते हो ना इस बात को। नंबर 4 भैंसरोडगढ़ दुर्ग। साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग वहीं पर है जहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है, जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कौन सी नदियों के संगम पर? बामनी और चंबल नदियों के संगम पर बना हुआ है। साथियों ऐसे ही भारत की सबसे महत्वपूर्ण अंतः प्रवाह की नदी है घग्गर, जो कि हमारे हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में एंटर करती है। और इसी हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। क्या नाम है साथियों? बटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ का नाम भी तो बटनेर है, तो इसीलिए बटनेर दुर्ग जो है घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। शेरगढ़ दुर्ग मैंने अभी आपको बताया कि शेरगढ़ अभयारण्य और शेरगढ़ दुर्ग दोनों ही 12 में है और दोनों ही परवन नदी के किनारे है। परवन जो नदी है ये आपके काली सिंध की सहायक नदी है और काली सिंध जो है आपके चंबल की सहायक नदी है। तो साथियों ये प्रमुख दुर्ग है जो हमारे नदियों के किनारे बसे हुए हैं। साथियों राजस्थान की 3 नदियां हैं, एक का नाम है चंबल, एक का नाम है लूनी और एक का नाम है बनास। ये तीनों नदियां राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। साथियों राजस्थान में 2006 में एक जगह है जिसका नाम है कवास। और कवास कहाँ पर है? बाड़मेर। इसमें क्या आ गया था? फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गया था। तो ये बाढ़ आने के लिए 2 नदियाँ महत्वपूर्ण है। एक नदी का नाम है नीमड़ा नदी और एक नदी का नाम है रोहिली नदी। यानी नीमड़ा नदी और रोहिली नदी जो है इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आ गई थी, इसीलिए यहाँ पर बाढ़ आ गई।
पानी की मात्रा ज़्यादा आ गई तो आप कहोगे कि साहब वहाँ पर तो बालू मिट्टी है, पानी को सोख लेती। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कावास क्षेत्र में बालू मिट्टी के नीचे यानी 5-6 मीटर की गहराई में एक पूरी माइका की प्लेट है, अभ्रक की परत है। और अभ्रक जो है पानी को सोखता नहीं है, इसीलिए नीमड़ा नदी और रोहिल नदी में ज़्यादा पानी की आने की वजह से और इस क्षेत्र में अभ्रक की परत होने की वजह से वो पानी बिल्कुल एक जगह ठहर गया और उसी को हमने कहा कावास के अंदर क्या आ गई, बाढ़ आ गई है। इसलिए आप इन दोनों नामों को विशेष रूप से ध्यान रखना। एक नाम है नीमड़ा नदी और दूसरा नाम है रोहिली नदी। तीसरा भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर है, बूंदी में है, मैंने आपको बता दिया। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर की ऊंचाई का वाटरफॉल है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है और चंबल और बामनी नदी के किनारे है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि अरना जरना जलप्रपात कहाँ पर है, तो साथियों ये जोधपुर में है और ये शुष्क जलप्रपात है, यानी यहाँ कोई नदी नहीं है, पहाड़ से पानी ज़्यादा आ जाता है तो झरना बन जाता है और उसी का नाम क्या है, अरना जरना जलप्रपात। इसी तरह से एक जलप्रपात है जिसका नाम है दीर जलप्रपात और ये काफुड़ नदी पर है और ये भरतपुर जिले में है। इसी तरह से एक जलप्रपात का नाम है दमोह जलप्रपात, जो कोई विशेष नदी पर नहीं है, यानी ये भी शुष्क जलप्रपात है और ये धौलपुर में है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में पानी ज़्यादा आ जाता है तो झरने के टाइप में पानी गिरने लगता है, उसे ही बोलते हैं दमोह जलप्रपात, जो कहाँ पर है, धौलपुर में। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो साथियों सीधा क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा इकोनॉमी सर्वे में लिखा हुआ है, ये बीकानेर में स्थित है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि बताइए राजस्थान में वाटर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो साथियों राजस्थान में जो वाटर इंस्टीट्यूट है ये आपके जयपुर में है। ये फैक्चुअल है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर आपसे कुछ शहर पूछ ले कि बताइए जालोर शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो जालोर शहर सूटी नदी के किनारे है। आपसे पूछे कि झालावाड़ किस नदी के किनारे है, तो साथियों काली सिंध के किनारे है। आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है, तो मुख्य रूप से जो मुख्य चित्तौड़गढ़ है ये बेड़च नदी के किनारे है और जो भैंसरोडगढ़ वाला भाग है ये बामनी और चंबल नदी के किनारे है। आपसे पूछे कि टोंक नाथ द्वारा जो राजसमंद में है, आसिंद भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा और विजयनगर भीलवाड़ा, ये किस नदी के किनारे हैं, तो साथियों ये बनास नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं, ये बनास नदी के किनारे हैं। ऐसे ही आपसे पूछे साथियों कि पाली जो है कौन सी नदी किनारे है, तो पाली जवाई नदी के किनारे है। आप जानते हो पाली में जवाई सागर बांध बना हुआ है जिससे उदयपुर से सेई जल सुरंग के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं क्योंकि वो पाली, जोधपुर, जालोर आदि क्षेत्र में पानी की सप्लाई करता है। ठीक है। जयपुर के अंदर द्रव्यवती नदी है। जयपुर किस नदी के किनारे है, द्रव्यवती नदी के किनारे है। अगर कभी आप जयपुर आओ या जयपुर में हो तो द्रव्यवती नदी का जो प्रोजेक्ट है उसे पिछली सरकार जो थी यानी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसने लगभग 1650 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इस नदी के दोनों तरफ जो है पेड़ लगाने हैं और इसे फ्रंटियर रिवर बनाना है, यानी इसे अच्छे से इसका मेंटेनेंस करना है। और इसका मेंटेनेंस का काम जो है, मेंटेनेंस का जो इसका काम है वो टाटा कंपनी को दिया गया है। लगभग 1650 करोड़ का प्रोजेक्ट है। द्रव्यवती नदी के किनारे क्या है, जयपुर है। ये लगभग 46-47 किलोमीटर लंबी नदी है जो जयपुर से गुजरती है और इसे जयपुर में कई जगह आमीन साहब नाला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे मित्रों, आमीन साहब नाला के नाम से जानते हैं। बात समझ गए। तो साथियों ये थी आपकी राजस्थान का अफवाह तंत्र। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से राजस्थान के अफवाह तंत्र को हमने कंप्लीट किया है और राजस्थान के अफवाह तंत्र में हमने सारी की सारी चीज़ें देखी है, एक भी चीज़ें छोड़ी नहीं है। लगभग 90% से ज़्यादा अफवाह तंत्र आपका कंप्लीट है और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 80 से 90% क्वेश्चन आपका इसी सीट से आएंगे, ये पक्की बात है। विश्वास नहीं हो तो पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए आपको लगभग जो क्वेश्चन है इसी नोट से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगा। कहाँ पर, वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी की स्टडी करना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप
आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कर लीजिए, जिससे आप वहाँ पर टेस्ट दे सके। अभी तक इंडियन ज्योग्राफी के 3 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के 2 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज या कल में राजस्थान ज्योग्राफी का फिर टेस्ट लगेगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए आप पहले से इसको तैयार कर लें। ये ऐप इंस्टॉल करके मुझे फॉलो कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको प्लस कोर्सेज परचेज करने हैं तो विष्णु 10 का यूज करें। 58% डिस्काउंट और 75% डिस्काउंट के अतिरिक्त एक्स्ट्रा आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है VISHNU10। साथियों, आज हमारा राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक कल हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। तैयारी को लगातार जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बच के रहिए। बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। बाहर तभी निकलिए जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम हो। अगर बाहर निकलते हो तो हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, यानी हाथ के अंदर ग्लव्स हो, मुंह के ऊपर मास्क हो, बाल बंधे हुए हो और अच्छे से बिल्कुल पैक होके बाहर जाइए। अंदर आते ही अपना सैनिटाइजर से हाथ साफ कीजिए, उसके बाद में एंटर कीजिए। ठीक है साथियों, क्योंकि हमारी राजस्थान में कहावत है कि निरोगी काया सबसे पहला सुख है, यानी निरोगी काया सबसे इम्पोर्टेंट सुख है भाई। सबसे पहला सुख निरोगी काया होता है। ठीक है ना। तो शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, ये स्वस्थ है तो हम पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।